अलख निरंजन हे शिव शंकर, नीलकंठ भोले प्रलयंकर, परम ज्ञान का रवि चमकाओ, सत्य कर्म की डगर दिखाओ। नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं SJ TV। कल एक खबर चर्चाओं में रही और वो ये थी, हमारे हल्द्वानी कॉलेज के एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक ने भगवान शंकर के मंदिर में जाके नव वर्ष के पहले दिन एक अर्जी लगाई है और वो अर्जी है भगवान शंकर के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना थी उसको परिवर्तित किया गया है। तो भगवान शंकर से उन्होंने अपील की है कि वे हमारे उन नीति नियंताओं का सद्बुद्धि दें और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करने के लिए उन्हें प्रेरित करें मानसिक तौर पे। तो ये थी खबर। आप लोगों ने खबर को पढ़ा, समझने की कोशिश की और आज हम बैठे हैं उन्हीं प्राध्यापक डॉक्टर संतोष मिश्रा के साथ। हम जानना चाहते हैं कि क्या थी वो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम और क्या उसकी वजह से परेशानियां सामने आई हैं। लेकिन इससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि भगवान शंकर के दरबार में जाने की ही आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या उनकी सोच थी। बात करते हैं डॉक्टर संतोष मिश्र से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और जो हमारे SJ TV के दर्शक हैं उनको भी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जितनी मेरी जानकारी है धर्म को लेके, माना ये जाता है कि जो भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, ये कल्याणकारी हैं और सद्बुद्धि या ज्ञान देने का जो जिम्मा है वो भगवान ब्रह्मा के पास है। तो कल्याण समाज का, दुनिया का कल्याण करने वाले के पास आपने अर्जी लगाई ये कहते हुए कि वो सद्बुद्धि दें। क्या वजह थी? सबसे बड़ा कारण मेरा वहाँ जाने का, यानी भोले बाबा के दरबार में जाने का, 9 वर्ष पे वो भी जाने का ये था कि वो शिव का मतलब ही कल्याण होता है। शिवत्व जो है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य ये है कि पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है और नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। और ये काम 2005 के बाद के जो भी कार्मिक हैं, 2005 से जो नियुक्त हैं कर्मचारी, चाहे वो जिस क्षेत्र में हों, उनको नई पेंशन स्कीम का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम उनकी बंद कर दी गई। अब ये लंबा अरसा गुजर गया, 16 साल करीब, तो वो लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं। तो सत्य ये है और शिव ये है, शिव कल्याण की बात ये है कि बाबा जो है वो औढ़रदानी कहते हैं उनको, आशुतोष कहते हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो हमें लगा कि जब तक इनको ब्रह्मा जी के पास हम जाएंगे, उससे बेहतर है कि जो तुरंत वरदान देते हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं, और अगर कोई गड़बड़ करता है, अगर सही बात से मुकरता है वादा करके, तो उसको तीसरी आंख दिखाने में वो गुरेज नहीं करते हैं, उससे हटते नहीं हैं। तो इसलिए शिव मंदिर में जाना मुझे ठीक लगा और बाबा के पास अर्जी लगाना ठीक लगा कि नीति नियंता जो उसको बनाते हैं, नीतियों को, यानी पहले से नीति थी, कल्याण की ही नीति थी, क्योंकि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे टिका है, वेलफेयर स्टेट है, यानी जनता के कल्याण की जिम्मेदारी उसकी है। अब कर्मचारी क्या है कि जनता और नीति नियंताओं के बीच की कड़ी है, वो सारी बात अपनी मनवाते हैं या लागू करते हैं तो कर्मचारी के आधार पे। अगर उसके परिवार की सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, उसकी चिंता में पड़ा रहेगा, तो जो दायित्व उसको, जो काम सौंपा गया है, वो बिल्कुल वो पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए कल्याणकारी आशुतोष, तुरंत खुश होने वाले और सत्य के साथ रहने वाले देवता के पास जाना पड़ा। अंत में सुंदर हो तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। इससे पहले कि हम OPS के बारे में बात करें और उसके व्यवहारिक कमियों के बारे में बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार डॉक्टर मिश्र की ये जो छोटी सी बगिया है खूबसूरत सी, इसे दिखाएं। और मैंने एक रहस्य सुलझाया है, संभवतः वो भी राजी होंगे इसमें। एक बार ज़रा हमारे ये जो आसपास जितने फूल खिले हैं इसे दिखाएं। मैं बताता हूँ कि वो रहस्य क्या था कि भगवान शिव के शरण में ही क्यों गए, भगवान ब्रह्मा या किसी अन्य देवता की शरण में क्यों गए। आप ये जो पौधे देख रहे हैं, ये सिर्फ खूबसूरती प्रदान करते हैं यही नहीं है, ये प्रकृति के नज़दीक होने के लिए भी एक संकेत देते हैं कि इसको बोने वाले और इसको संवारने वाले इस बगिया को प्रकृति के कितना प्रेमी हैं, कितने
नज़दीक से प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मिश्रा के बारे में एक बात और है कि इन्होंने अपनी जितनी भी सेवा दी उसमें मैंने जितना इनको समझा है, ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों को लोगों को बांटा करते थे, जैसे आंवले के पौधे, जैसे तुलसी के पौधे और भी रुद्राक्ष के पेड़, ये लोगों को बांटा करते थे। यानी ये हमेशा अपनी शिक्षा के साथ में जो इनका अध्यापन की ड्यूटी थी उसके अलावा ये लोगों को प्रकृति के नज़दीक रहने की शिक्षा दिया करते थे, हरियाली के साथ जुड़े रहने की शिक्षा दिया करते थे। और भगवान शिव चूँकि कैलाशवासी हैं, पर्वतों में रहने वाले हैं, प्रकृति के सबसे नज़दीक रहने वाले देवताओं में अगर कोई हैं तो भगवान शिव ही हैं। और निश्चित रूप से एक प्रकृति प्रेमी जब भगवान शिव को ही अपने नज़दीक मानेगा, अपना आवेदन भी वहीं करेगा जो उनके सबसे ज़्यादा नज़दीकी थे। मेरे ख्याल से शायद एक मानसिक पक्ष ये भी रहा होगा इसका। डॉक्टर साहब ने बात की तीसरे नेत्र अगर ना स्वीकार की जाए कोई सही बात तो भगवान शिव तीसरा नेत्र भी खोल सकते हैं। यहाँ से इससे पहले कि हम पुरानी पेंशन स्कीम पे बात करें, एक चीज़ और आती है कि ये जो माहौल चल रहा है आज की तारीख में 2021 की विदाई के बाद जब पहला दिन आया 2022 का, तो आपने वो अर्जी लगाई भगवान शंकर के दरबार में, लेकिन ये 2022 आते ही चुनावी माहौल भी शुरू हो गया है। ये जो तीसरा नेत्र खोलने वाली बात है, इसको चुनाव से ना जोड़ दिया जाए। चुनाव से चूँकि सारी चीज़ें जुड़ी हैं, मुझे लगता है कि चाहे नेता हों या जनता हों, हमारे जो नुमाइंदे यानी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसीलिए चुने जाते हैं कि वो जन का कल्याण करें, और वो उनका नाम भी जनप्रतिनिधि है। तो जब जन के प्रतिनिधि हैं तो कर्मचारी उनके माध्यम है, और कर्मचारी के माध्यम से ही चुनाव लड़ा जाता है, वही सारा उनके सिस्टम के दारोमदार एक तरह से हैं। तो ये जो निधि है वो मूल शब्द है। तो जनता के प्रति जैसे वो जिम्मेदार हैं, वैसे ही उन कार्यों को कराने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या अन्य जो हमारे समाज कल्याण के कार्य हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, उन सबका एक ही उद्देश्य है कि जो नीति नियंता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात को, उनकी योजनाओं को लागू कौन करवाएगा? कर्मचारी। आदेश मिलेगा ऊपर से, लेकिन लागू करेगा कर्मचारी। तो कर्मचारी जब लागू करता है तो उसकी ही अगर डावाडोल स्थिति हो तो दिक्कत होगी। तो मन में कहीं ना कहीं कर्मचारियों के इस बात को लेकर तो तनाव समझिए, या उनके आशंका रहती है कि उनको जो वादा किया गया उस वादे को कब पूरा किया जाएगा। तो उनसे बार बार कहा जाता है, राज्य सरकारों के द्वारा ये केवल अध्यादेश या कानून बना के कुछ नहीं किया जा सकता है, ये केंद्र सरकार से ही लागू होगा, लेकिन प्रयास तो यहाँ से शुरू किया जा सकता है। उस प्रयास का एक ही तरीका है कि चुनाव के पहले, जैसे बाकी मुद्दों पे चर्चा हो रही है, तो ठीक 2022 या फिर लोकसभा चुनाव के पहले यानी 2024 के पहले इन सब मुद्दों पे चर्चा तो होनी चाहिए। और मेरा आग्रह होगा, जैसा आपने कहा कि क्या चुनाव को इससे जोड़ न दिया जाए। चुनाव जनता ही करती है जनप्रतिनिधि का। तो जनता के बीच के, मैंने कहा कर्मचारी, तो कर्मचारी के हितों का संरक्षण करना भी हमारे इन नुमाइंदों का, जनप्रतिनिधियों का काम है। वो हमारे बॉस हैं, लेकिन बॉस इस रूप में हैं कि वो इस जन कल्याण की भावना को, यानी जो जन पक्षधरता की बात है, वो पूरा करेंगे। सामाजिक सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इन्हीं नीति नियंताओं की है। वो जनता को भी देंगे और कर्मचारियों को देंगे। कर्मचारी भी जनता का ही हिस्सा है। जैसे मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैं अब एक जनता के रूप में हूँ उपस्थित अपनी बात कहने के लिए, और मुझे पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो साथी हैं 2005 के बाद से, मैं तो 1997 में नियुक्त हुआ, लेकिन जो 2005 के बाद के साथी हैं, उन साथियों को इस पेंशन का, यानी पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ मिले। और लाभ का मतलब है कि उनका देय है, उनको दिया जाना चाहिए, उनका हक है एक तरह से। तो चुनाव के पहले मेरी अपील है। मैं इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले शिव से बात की जाए, भोले बाबा से बात की जाए, वो पहुंचा देंगे। क्योंकि हमारे जो नीति नियंता सबसे ऊपरी स्तर पर हैं, सब भोले बाबा के भक्त हैं, बाबा केदार के दर्शन सब करने जाते हैं। तो ऐसे में उन तक बात पहुंचा ही देंगे बाबा, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी हैं और वो अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, ये जो चुनाव के उनके अवसर हैं,
अपने को साबित करने की, अपनी बात रखने की। तो जैसे और मुद्दे वो शामिल कर रहे हैं, वैसे मेरी अपील है, मेरा आग्रह, मेरा निवेदन है कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को भी शामिल करें, तो निश्चित रूप से वो और कर्मचारियों और जनता की निगाह में और अच्छे साबित होंगे। जीतना और हारना एक अलग मसला है, अपने को प्रस्तुत इस रूप में करें। मैं ये संकोच कर रहा था कि शायद आपने जो कल किया, और आप चूँकि प्राध्यापक रहे हैं, शिक्षाविद हैं, तो संभावना ये है कि अगर मैं राजनीति को इससे जोड़ूंगा तो गलत होगा, लेकिन आपने तो खुद स्वीकार किया कि राजनीतिक से चुनाव से क्यों ना जोड़ा जाए, उसको ये जोड़ा जाना चाहिए। और चूँकि आम जनता का है, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनके भी परिवार हैं, तो विषय सही है कि उसे जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले की पुरानी स्कीम क्या थी और उसकी व्यवहारिक रूप से क्या दिक्कतें आ रही हैं नई स्कीम पेंशन योजना में? आपने एक और काम किया है, क्या सोच रही है आपने? VRS लिया तकरीबन 10 साल 15 साल पहले आपने VRS लिया, क्या सोच रही है आपकी उसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि मैं 1997 में आ गया था सेवा में, लेकिन हमने पीजी किया था 1993 में। तो 93 से लेकर 97 में 4 साल का वक्त था, यानी मैं उतने समय तक इस तरह से योग्य शिक्षित बेरोजगार था। तो जब मैं मेरे पिताजी शिक्षक रहे और घर में ऐसी स्थिति नहीं थी कि हाँ कुछ सोचना था अतिरिक्त, लेकिन फिर भी 4 साल तक बेरोजगारी एक तरह से रही। तो जो लोग अभी उच्च शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके पास योग्यता है, उनको जानकारी है, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, अगर पद ही नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो सरकार पद बढ़ाए, विद्यार्थियों के हिसाब से बढ़ाए या अन्य सेवाओं में जहाँ ज़रूरत है बढ़ाए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे ही हम सक्षम हों, योग्य हों इस रूप में, यानी आर्थिक रूप से सक्षम हो, अपना परिवार चलाने में सक्षम हो, तो नौकरी का एक लंबा अरसा गुजारने के बाद उसमें बने रहकर एक पद को आप एक तरह से रिक्त नहीं कर रहे हैं, जबकि आप भरे पूरे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य था इस VRS लेने का, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने का, कि एक बेरोजगार को अवसर मिलेगा और उसके पीछे कितने बेरोजगार आवेदन करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, जैसे हम लोग देते रहे, उनमें आशा का संचार होता है। अगर पद नहीं होगा, ये कहना कि सरकार पद बढ़ा दे केवल इससे काम चल जाए, नहीं। अगर आप 25 साल में नौकरी, से मेरा केस है तो मैं 25-26 में नौकरी में आ गया, अब मैं 50 का हुआ तो मैंने नौकरी से एक तरह से निवृत्ति पा ली। तो 25 साल मेरे लिए बहुत थे, नौकरी से अनुभव लेने के भी, पढ़ाने के भी और आर्थिक रूप से मजबूत होने के भी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग, बल्कि मेरा इसमें विशेष इस पे कहना है आपसे बातचीत में, कि जो लोग सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे भी अपील है, जो नीति नियंता और जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं, ऐसी कोई नीति बनाएं कि सबसे पहले वो पुरानी पेंशन योजना लाएं, जिस पे आप बात करनी और आगे भी बात करेंगे हम अपने दर्शकों से। लेकिन वो उससे पहले ये भी साथ में जोड़ दें कि 20 साल की सेवा सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई 25 में आता है तो 45 में वो जा सके, जाना चाहे तो चला जाए। और ऐसे ही कोई 40 साल में किसी को, चूँकि आयु जो मैक्सिमम जो हमारी एज लिमिट है वो 40 है अधिकतर सेवाओं की, तो जो 40 साल में अंदर आ रहा है वो 60 में रिटायर हो जाए। लेकिन उसको सामाजिक सुरक्षा के रूप में परिवार चलाने के लिए, उसके लिए पुरानी पेंशन योजना, साथ में स्वास्थ्य बीमा और पारिवारिक बीमा, ये सब चीज़ें कर दे सरकार। अगर 20 साल में हर कर्मचारी रिटायर हो, जैसा अन्य जगहों पे है कई जगह, तो उससे पीछे क्या होगा, उसी का परिवार। मैं ये बार बार कहता हूँ कि मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे घर का मेरा बच्चा, मेरा पड़ोसी, देश का कोई भी नागरिक उस पद पर आवेदन अब कर सकता है। अगर आप पद रिक्त नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं कि योग्य नहीं लोग, ठीक है, कि मान लीजिए आप पढ़ाना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, आप सेवानिवृत्ति के बाद आप अवैतनिक पढ़ाइए, क्योंकि आपको पेंशन मिल रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि OPS जो हमारा ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको लाया जाए। तो आपको पैसे मिल रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा है, और अब केवल एक काम करना है आपको, कि अपना ज्ञान देना है। तो वो जो वानप्रस्थ वाली बात है कि 2 हिस्से हो गए, गृहस्थ हो गया और इधर अब आ रहे हैं हम इधर की ओर, तो 50 के बाद वानप्रस्थ होना चाहिए। तो वन में नहीं जाना है, क्योंकि अब ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो आप घर पर रहकर ही समाज और राष्ट्र के कल्याण की बात करेंगे, और परिवार तो आपका जुड़ा ही है उसके साथ। अब आते हैं
पुरानी पेंशन योजना पे इसकी व्यावहारिक खामियां क्या रह गई हैं, क्या लोगों को दुश्वारियां आ रही हैं। डॉक्टर मिश्रा ने मुझे बातचीत में इससे पहले ये भी कहा था, चूँकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं तो हम एक्सपर्ट कमेंट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ज़मीन पे दिख रहा है, जो उसकी कमियां दिख रही हैं, उस पर ज़रूर वार्ता करेंगे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, इसमें क्या दुश्वारियां आ रही हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम तो हमारे लिए थी, यानी हमारे जितने कर्मचारी हैं उनके लिए थी। दुश्वारियां सरकार को आई कि सरकार ने ये चाहा कि अब ये जो सिस्टम है वो एक तरह से सरकार पर बोझ जैसा है, जबकि वो कर्मचारी के लिए बुढ़ापे की लाठी था, उसका सहारा था। लेकिन सरकार को ऐसा लगा, हम ये नहीं कहते कि सरकार को लगा तो गलत लगा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नई पेंशन स्कीम NPS के नाम से उसको लॉन्च किया, और वो लंबा अरसा गुजर गया है, उसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसमें कर्मचारी को अपनी सेवा काल के दौरान कोई भी पैसा पेंशन के लिए नहीं देना पड़ता। उस दौरान वो जो उसका फंड है, यानी GPF जिसे कहते हैं, उसमें 10% का योगदान देता है, और वो योगदान में वो जब चाहे, यानी भवन निर्माण के लिए, बेटी की शादी के लिए, किसी काम के लिए भी वो निकाल सकता है उसमें से, लेकिन पेंशन के लिए अलग से पैसा उसको नहीं देना पड़ता। अब नई पेंशन स्कीम में ये है कि 10% आप कर्मचारी से ले रहे हैं और 10% उसमें सरकार दे रही है, और ये दोनों मिलकर किसी थर्ड जो कंपनीज़ हैं, हमारी LIC हो सकती है, SBI हो सकती है, बाकी फंड हाउसेस कहते हैं उनको, वहाँ वो पैसा जा रहा है और वो लगा रहे हैं उसको म्यूचुअल फंड्स जिसको कहते हैं, और वो अलग अलग कंपनियों में लग रहा है। अच्छी बात है, ऐसा माना जाता है कि म्यूचुअल फंड सामान्य निवेश से बढ़िया होता है, लेकिन वो बाज़ार पर आधारित है, और कर्मचारी इसीलिए नौकरी करता है कि सामाजिक सुरक्षा हो। नहीं तो सबसे आसान है, जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा ग्रो है, पैसे की आमद ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन आमद ज़्यादा है, ये सब मानते हैं। उद्योगपति या फिर उससे जुड़े हुए लोग ज़्यादा ग्रो करते हैं पैसे के मामले में, क्योंकि रिस्क है उनका। लेकिन कर्मचारी नौकरी ही इसीलिए करता है कि उसको सामाजिक सुरक्षा हो, परिवार उसका पल जाए और पेंशन उसको मिले ताकि उसका बुढ़ापा भी कट जाए। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत OPS और NPS को लेकर है कि अगर OPS में देखा जाए कि रिटायरमेंट के समय जैसे ही रिटायर हो रहा है, कभी भी, चाहे वो VRS ले और चाहे वो सामान्य सेवानिवृत्त, यानी आयु पूरी होकर, जैसे मेरे मामले में मैं 50 पर रिटायरमेंट मेरा हुआ, तो तब भी, और जब 65 जो हमारे प्राध्यापकों की वास्तविक सेवानिवृत्ति की आयु है, वो तब भी आधी, यानी जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उस दिन वेतन का आधा पेंशन बनता है। लेकिन यहाँ देखा जाए NPS में, तो जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन जो भी पैसा है बाज़ार की स्थिति जैसी है वैसा मिलेगा। चलिए, पहले तो इस पे बहुत चर्चाएं हो रही थी कि बाज़ार से बहुत पैसा मिलेगा और बाज़ार में लगाने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जब कोरोना काल आया तो उस दौरान जो लोग भी रिटायर हुए वो सब धारणाएं सब धराशायी हो गई कि ठीक है कि वो रिकवर होंगी चीज़ें, बाज़ार भी उठेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से आगे चलेगी, हमें उम्मीद भी है। लेकिन फिर से वायरस फिर आ गया, दोबारा चर्चा शुरू होने लगी, तो फिर बाज़ार गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो उठा पटक है, अगर हमें बाज़ार में ही रहना है तो हमें इन नौकरियों की तरफ का आकर्षण कम ही हो जाएगा अपने आप। और जो सामाजिक सुरक्षा के लिए ही नौकरी करनी है, यानी ठीक है कर्मचारी तो है, उससे काम सरकार को लेना है, जनता के प्रति वो लॉयल है, लेकिन अगर अपनी परेशानियों से वो जूझता रहेगा कि मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो तनख्वाह से जो बाज़ार में जाना है उसको, जैसे मूल बात जो कहते हैं ना कि जो कमा रहा है उसी में से खर्च करना है उसको, लेकिन अगर उसके दिमाग में हर समय रहेगा कि उसको पेंशन के लिए पैसे बचाने हैं, फिर तो वो कंजूसी में बचाने में लग जाएगा, और जब बचाने में लगेगा तो खर्च कम करेगा। और ऐसे में जो बाज़ार की अर्थव्यवस्था है, पूरा सिस्टम है, उसमें ये होता है कि आवक जैसी हो वैसी जावक भी हो, यानी जितना मिल रहा है उसी हिसाब से बाज़ार में आप अपने शौक भी पूरे करें, अपने खर्च करें। तो मज़दूर से लेकर बड़ी कंपनियों, फैक्ट्री तक पूरा बाज़ार, पूरा सिस्टम आपके शौक, आपके खर्च पर आधारित है। अगर आप जेब में पैसे रखे ही रहेंगे डर के मारे कि पेंशन बन रही है मेरी कि नहीं बन रही है, तो बचा लूँ, कब काम आएगा, तो बाज़ार में लगाएंगे नहीं। और जब कर्मचारी का पैसा, यानी जो भी कमा रहा है उसका पैसा बाज़ार में नहीं लग रहा है, वो डंप हो रहा है, तो उस पैसे का उपयोग भी नहीं है। हाँ ठीक है कि 10% आप लगा रहे हैं वो लग रहा है, लेकिन बाकी का डर तो है उसको। तो ये डर ठीक है कि जो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, मार्केट में, शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, वो तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता सामान्य कर्मचारी, वो तो आपकी द्वारा दी गई ड्यूटी कर रहा है। तो इसलिए ये जो मूल अंतर है
यानी निश्चिंतता वाला पक्ष, तो उसको अनिश्चित हुआ है, जो वो डामाडोल जैसा रहता है। तो वो कुछ कर्मचारी उसको झुंझुना भी कह रहे हैं, इसीलिए कि पकड़ा दिया। नाम तो है कि पेंशन स्कीम है, पेंशन सिस्टम है, लेकिन वो दरअसल पेंशन है नहीं। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अब सरकार चुनाव से पहले करती है विचार, हर चीज़ों पर करती है, जैसे वो बाकी अन्य जो हमारे कर्मचारी के हित हैं उसको सुरक्षित रख रही है, अन्य मुद्दों पे बात कर रही है, वेतन सुधार पे बात कर रही है, हमारे जो गरीब हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। और लेकिन जब उसको लगता है कि योजनाएं कारगर नहीं हैं तो उनको वापस भी ले लेती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सारी योजनाएं सरकार जो लागू करती है वो गड़बड़ होती हैं, लेकिन वो एक देखती है कि अगर ठीक नहीं है उतनी तो वो वापस भी ले लेती है। तो ऐसे ही अगर उसको लगता है कि कर्मचारी के हित में है ये कार्य, यानी पुरानी पेंशन प्रणाली, तो उनको एनपीएस को वापस लेकर ओपीएस लागू करने में क्या दिक्कत है। कर्मचारी भी उनके हैं, उन्हीं से काम लेना, उनका परिवार भी उन्हीं की योजना, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के लोग, तो इसलिए उसको लागू करने में कोई गुरेज नहीं है। और सरकार जब चाहे जब लागू कर सकती है तो जब चाहे वो वापस भी ले सकती है। इसमें बेइज्जती या वापसी जैसा कोई मामला है, प्रतिष्ठा की बात नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो हैं और जनता के प्रति लॉयल कर्मचारी भी है, और जो उसके बच्चे हैं, परिवार है, वो भी जनता हैं। तो जनता के लिए हित में काम करना है। मैं बार बार जब वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा हूँ, जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, हमारा भारत तो इसी पे टिका हुआ है। हम कोरोना काल में हमारी सरकारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने भी बहुत किया, बहुत उद्योगपतियों ने किया, जिनके पास पैसे थे उन्होंने भी बहुत किया, हमारे युवा बहुत लगे रहे अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन कोरोना काल में सरकारों ने बहुत ज़्यादा मदद की लोगों की। तो उस तरह से यही सोच के तो मदद की कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उन कर्मचारियों को जिनको इस आशंका में है जो, तो उनकी आशंका का निवारण करने में क्या दिक्कत है, करना चाहिए उनको। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद जब एनपीएस आया, उसकी वजह से जो कर्मचारियों को दिक्कतें आई हैं उस पर आपने चर्चा की। आप एक और चीज़ बता रहे थे मुझे, 60% ही मिल पाता है, 40% रह जाता है, उस पर भी ज़रा प्रकाश डालिए। वो देखिए, मैं कह रहा था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें पूरा का पूरा जिस दिन सेवानिवृत्त होगा, वो चाहे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हो वीआरएस या फिर वो सामान्य सेवानिवृत्ति हो, उसमें जिस दिन रिटायर हो रहा है उसको पूरा का पूरा जो फंड है यानी जीपीएफ, उसको पूरा जो बचा हुआ है वो वापस मिल जाता है। एक दूसरा पेंशन उसको आधी मिलती है पुरानी स्कीम में। लेकिन नई स्कीम में क्या है कि जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन उसको उसका ही पैसा जो लगाया उसने और सरकार ने दिया, दोनों की, वो जो जैसी स्थिति है जितना होता है उसका 60% उसको मिल रहा है, लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जबकि हम जो पहले की स्कीम थी उसमें जीपीएफ से जो मिला हुआ पैसा है, पेंशन से जो मिलता पैसा था, उस पर पेंशन का नहीं, महीने की पेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो एक मुश्त जो मिलता है, तो उस सब पैसे पे कोई टैक्स नहीं था। दूसरा जो 40% एक साथ मतलब मिल रहा है एनपीएस में, तो उस 40% को सरकार करेगी कि एक जगह आप लगा देंगे या फंड हाउस में चला जाएगा और उससे महीने के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी को 10 लाख उसने जमा किया और 10 लाख सरकार ने दिया, 20 लाख हो गए। अब इसमें 60% उसको मिलेगा, उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा एक, और दूसरा जो 40% मिलेगा उसको वो फिर से एक बार जमा करेगा। है सरकार ने अच्छा किया कि वो कर्मचारी के हित में लग रहा है ऐसा, लेकिन जो इस तरह से यानी ओपीएस में स्कीम थी उसमें कर्मचारी को आज़ादी ज़्यादा थी, यानी वो अपने हिसाब से पैसे खर्च कर सकता था, जमा कर सकता था और उसका उपयोग कर सकता था। लेकिन यहाँ क्या है कि बंधन ज़्यादा हैं और उसका लाभ भी बहुत कम मिल रहा है। तो अगर आप एक्सपर्ट की राय लेंगे, जो लोग और भी एक्सपर्ट हैं इकोनॉमिक्स और बाकी बाज़ार के जानकार, तो वो कई जगह आर्टिकल्स पढ़ चुका हूँ मैं इस पर कि इसका कोई सीधा सीधा लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी अब सरकार को मनाने की कोशिशें जारी है। कर्मचारी की बात कब पहुंचती है देखते हैं। चुनावी दौर है, कर्मचारियों की समस्या है, तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा भी रहेगी कि सरकार कर्मचारियों की इस समस्या को समझे। और डॉक्टर मिश्र ने जो कल किया भगवान शंकर के यहाँ अर्जी लगा के सरकार को सद्बुद्धि देने की जो अपील की भगवान शंकर से, वो सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन एक तरह की चपत है सरकार की नीतियों पर, सरकार के गाल। मेरे साथ में पंकज जोशी, और हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम में। नमस्कार।